हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं अपने साइंस का चैप्टर 7 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये क्लास अराउंड 25 मिनट्स की होगी, बट एनसीईआरटी का हम चैप्टर अच्छे से कवर करने वाले हैं। आज हम ये सारे टॉपिक्स स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट्स हम एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे एंड नोट्स आपको बुलेट पॉइंट्स में मिलेंगे सो दैट आप इजीली लर्न कर पाएं। आपको माइंड मैप्स एंड लर्निंग ट्रिक्स भी मिलेंगी जिससे आप फुल चैप्टर को इजीली रिवाइज कर पाएं एंड एग्जाम्पल्स को इजीली लर्न कर पाएं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। मींस बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ओके, इंसान प्रोड्यूस करेंगे गधे? नो, न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड, सिर्फ इंसानों जैसा ही दिखेगा। तो इसका कंप्लीट डेफिनेशन हुआ, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड। मीन्स डॉगी का बेबी डॉगी जैसा दिखेगा, बर्ड का बेबी बर्ड जैसा दिखेगा, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट जैसा दिखेगा। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ये कोई एसेंशियल राइट प्रोसेस नहीं है जिसके बिना हम जिंदा ना रह पाए, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन। तो ऑर्गेनिज्म इस पे एनर्जी क्यों वेस्ट करे? लेट्स सी। ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए तो जिंदा रह नहीं सकते, कोई अमर तो होता नहीं है। तो अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, बट अपने स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि आज का दिन ऐसा हो कि कोई भी इंसान अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मीन्स बेबीज नहीं पैदा कर सकता। तो जब एक दिन सारे इंसान मर जाएंगे तो अर्थ पे कोई इंसान ही नहीं बचेगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज मे गेट एक्सटिंक्ट। रिप्रोडक्शन होते हैं टू टाइप के। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इन दोनों को डिटेल में देखने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो 6 टाइप्स के होते हैं और इन 6 टाइप को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट फिजन। इसमें क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म वो स्प्लिट हो जाता है 2 और मोर सेपरेट डॉटर सेल में। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट बाइनरी फिजन जिसमें वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड लेस्मेनिया। इसमें क्या होता है, अमीबा सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, फिर अपने सेल ऑर्गेनेल्स को भी डिवाइड करेगा एंड उसके बाद वो पूरे का पूरा 2 डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाएगा। सेकेंड है मल्टीपल फिजन। इसमें एक ऑर्गेनिज्म मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम सेल के चारों तरफ एक वॉल बन जाती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन वो अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है और सारे सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो इस वॉल की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और सारे के सारे डॉटर सेल्स बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं इन दोनों की लर्निंग ट्रिक। अमीबा अम्मा बाई की तरह प्रोनाउंस कर रहा है एंड लेस्मेनिया ले लद्दाख और मीनिया की तरह प्रोनाउंस कर रहा है। तो हम देखते हैं, मेरे अंकल ने अम्मा को बाई करके ले लद्दाख गए और जब से वहाँ से वापस आए हैं वो मैनियक हो गए। वो बोलते हैं कि वहाँ पे मेरा बाइनरी फिजन हो गया है। मल्टीपल फिजन का देखते हैं हम एग्जाम्पल कैसे लर्न करेंगे। प्लाज्मोडियम PL प्लेंटी MO मोर। प्लेंटी मोर मतलब मोर देन 2 डॉटर सेल। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं प्लाज्मोडियम। गाइस, लर्निंग ट्रिक्स जो होंगे वो ऐसे ही अजीबोगरीब से होंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी मैं कोई लर्निंग ट्रिक बता रही हूँ आपको एक बार पॉज करनी है वीडियो एंड उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। अपने माइंड में एक बार उस सीन को रिवाइज कर लेना है और आप इसको कहीं पे लिख के भी रख सकते हो सो दैट इसको 2-3 बार रिवाइज कर लो तो आपको ये एग्जाम्पल्स ऐसे याद हो जाएंगे कि आप सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और इच फ्रेगमेंट जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, दैट इज ग्रीन एल्गी। जो हम पॉन्ड में देखते हैं वो ग्रीन ग्रीन से कुछ लेयर्स सी होती है, वो ग्रीन एल्गी होती है एंड वो एक्चुअली दिखती कैसी है ये देखो आप। अब देखते हैं ये रिप्रोडक्शन एक्चुअल में करता कैसे है। सबसे पहले तो ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और ईच फ्रेगमेंट जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसकी लर्निंग ट्रिक हम ऐसे करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा स्पाइरल की तरह दिख रहा है राइट, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, स्पाइरोगायरा स्पाइरल फ्रेगमेंट्स बना के इधर उधर गिर जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड प्रोसेस दैट इज रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। आपने सीरियल्स में देखा होगा कि किसी राक्षस की फिंगर गिर गई, उसमें से न्यू राक्षस बन गया। तो ये कुछ कुछ वैसे से ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इन इंडिविजुअल की अगर कोई पार्ट कट हो गई या ब्रोकन हो गई तो वो जो ब्रोकन पार्ट्स है वो सेपरेट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है।
इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। सबसे पहले देखते हैं ये दोनों दिखते कैसे हैं। दिस इज हाइड्रा एंड दिस इज प्लेनेरिया। अब देखते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये है प्लेनेरिया, मान लो इसको कट लग गया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट पे हेड है एंड दूसरे पार्ट में टेल है। तो वो क्या करेगा, हेड वाला पार्ट जो है वो टेल को डेवलप करने की ट्राई करेगा एंड टेल वाला पार्ट जो है वो अपने हेड को डेवलप करने की ट्राई करेगा और धीरे धीरे करके ये 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए। अब इसको लर्न करने की ट्रिक है कि रीजनरेशन वाटर एंड प्लेन्स दोनों में होती है। वाटर को हम हाइड्रा भी बोलते हैं, हाइड्रो भी बोलते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रीजनरेशन हाइड्रो एंड प्लेन्स दोनों में होती है, मतलब हाइड्रा एंड प्लेनेरिया दोनों में होता है। बट अब एक चीज समझो कि ये कोई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म वेट नहीं करेगा कि आओ कोई मुझे काटो या फिर मेरे बॉडी का कोई पार्ट टूटे तो मैं रिप्रोड्यूस करूँ। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक इनकी एबिलिटी होती है, बट ये रिप्रोडक्शन और भी मेथड से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा जो रीजनरेशन प्रोसेस से भी रिप्रोड्यूस कर सकता था वो बटिंग से भी कर सकता है। बटिंग में क्या होता है, सेल डिवीजन होती है और वो एक बर्ड की फॉर्म में सेल डिवीजन होती है। मतलब आप ये समझ लो कि एक बर्ड निकल रहा है उसकी बॉडी से, फिर वो धीरे धीरे वो बर्ड एक टाइनी इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है और जैसे ही वो इंडिविजुअल थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो वो इंडिविजुअल अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है ईस्ट एंड हाइड्रा, जिसको हम ऐसे याद करेंगे। ईस्टरडे, येस्टरडे मीन्स ईस्टरडे मैं हाइड्रा पार्क गया, मीन्स वाटर पार्क गया, वहां पे बहुत सारे लोटस बर्ड्स देखे। आपको पता है जो ब्रेड पे मोल्ड्स लगे होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनमें होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिफ्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकते हैं। अब देखते हैं ये कैसे दिखते हैं। ये हाइफा जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेकेंड पार्ट होता है इसका स्पोरेंजिया जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजिया रैप्चर होता है एंड वो बहुत सारे स्पोर्स एयर में रिलीज कर देता है। एयर में स्पोर्स अच्छे से फैल जाते हैं और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मींस मॉइस्ट सरफेस मिलता है, वहां पे वो ग्रो कर जाते हैं। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे। स्पोर्स जो है कुछ कुछ पिंपल के जैसे दिख रहे हैं एंड पिंपल्स में क्या होते हैं, पस। तो स्पोर्स का एग्जाम्पल है राइजोपस। अब ये हमारा है लास्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव कुछ कुछ आपको लग रहा है वेजिटेबल से रिलेटेड, तो एक्चुअल में ये प्लांट से ही रिलेटेड है। ये एसेक्सुअल मेथड प्लांट्स के लिए है, जो कि प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि लीव, स्टेम एंड रूट से रिप्रोड्यूस करता है। 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना होता है, फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। इसमें क्या होता है, लीव्स के ऊपर बर्ड्स निकल आते हैं छोटे छोटे से, और जब वो बर्ड्स जमीन पे गिरते हैं तो वही बर्ड्स एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। एंड आर्टिफिशियल मेथड जो है वो ह्यूमन करता है बाय कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। इसके एग्जांपल्स हैं रोज, शुगर केन, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज एंड जैस्मिन। आपको मैं एक बात बता दूं, प्लांट जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड एसेक्सुअली भी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेज हैं। प्लांट्स जब सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मींस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तब एसेक्सुअल मेथड यूज कर सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह होगा जेनेटिकली। अगर हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक किसी प्लांट में चाहते हैं तो हम उसको एसेक्सुअली न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं जिसमें कि सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम एक बार रिकैप ले लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं, 6 मेथड्स हैं। फर्स्ट, फिशन। इसके 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी, जिसका एग्जाम्पल अमीबा एंड लेस्बिनिया। मेरे अंकल अम्मा बाई कह के ये लद्दाख चले गए, वहां से जब वापस आए हैं तो मैनियक हो गए हैं और वो बोलते रहते हैं कि मेरा तो बाइनरी फिशन हो गया है। सेकंड टाइप है मल्टीपल। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, पीएल एंड एमओ, प्लेंटी, मोर, मतलब मल्टीपल। सेकेंड मेथड है फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा स्पाइरल की तरह फ्रेगमेंट्स बना के इधर उधर गिर गया। थर्ड मेथड है रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। रीजनरेशन, हाइड्रा मीन्स वाटर एंड प्लेन्स दोनों में होता है। फोर्थ मेथड है बडी। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्टरडे में हाइड्रा पार्क गया, वहाँ मैंने बहुत सारे लोटस बर्ड्स देखे। फिफ्थ मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। स्पोर्स जो है वो पिंपल की तरह दिखते हैं, तो और पिंपल्स में होते हैं पस। स्पोर्स का स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है राइजोपस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये नेम से ही बता रहा है कि ये प्लांट्स में होता है एंड इसके 2 टाइप होते हैं, नेचुरल, उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम लीव्स,
एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल, उसका एग्जाम्पल है रोज एंड शुगर के। अब हम देखेंगे सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स मिलके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जनरली एक पेरेंट मेल होता है एंड दूसरा पेरेंट फीमेल होता है। वो पेरेंट्स जो है वो एक एक गैमीट कंट्रीब्यूट करते हैं और वो गैमीट फ्यूज होके जायगोट बनाता है। लेट्स सी, फीमेल पेरेंट ने एक गैमेट प्रोड्यूस किया, मेल पेरेंट ने एक गैमेट प्रोड्यूस किया, और ये गैमेट प्रोडक्शन सेल डिवीजन मियोसिस से होती है। फिर दोनों गैमेट्स जो है वो कंबाइन होके जायगोट बनाते हैं। गैमेट्स को जर्म सेल, सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। अब ये N और 2N की क्या स्टोरी है वो देखते हैं। जर्म सेल्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं, ये स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसमें जनरल जो बॉडी सेल्स हैं उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मीन्स अगर जनरल बॉडी सेल में 10 क्रोमोसोम होंगे तो सेक्स सेल में ओनली हाफ, मतलब 5 क्रोमोसोम्स होंगे। और ये अचीव कैसे किया जाता है, बाय सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। अब हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, हाउस फ्लाई में 12 क्रोमोसोम्स होते हैं, एलिफेंट में 56 क्रोमोसोम होते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब एक जर्म सेल फीमेल ने प्रोड्यूस करा, एक जर्म सेल मेल ने प्रोड्यूस करा। अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखो 23 है ओनली। हमने देखा कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट जो जर्म सेल है उसमें हाफ होंगे, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होंगे। 23 क्रोमोसोम मेल जर्म सेल में, 23 क्रोमोसोम फीमेल जर्म सेल में, और वो कंबाइन होके बनाएंगे जायगोट जिसमें होंगे 46 क्रोमोसोम, मींस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये जायगोट जो है नॉर्मल सेल जितने क्रोमोसोम्स कंटेन करता है, तो वी कैन से दैट जायगोट एस्टैब्लिशेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जायगोट ही डेवलप करता है, ग्रो करता है और एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है। अब कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जर्म सेल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होती है, उनके जर्म सेल डिफरेंट होते हैं एंड स्पेशलाइज्ड होते हैं। एक जर्म सेल लार्ज होता है और उसमें फूड स्टोर होता है, जनरली वो फीमेल जर्म सेल होता है। दूसरा जर्म सेल वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, और जनरली वो मेल जर्म सेल होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल कट के, फट के, फ्रेगमेंट होके न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करते हैं। तो इसमें वेरिएशन बहुत थोड़ा सा होता है क्योंकि एक ही पेरेंट से इंडिविजुअल फॉर्म हुए हैं। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें 2 इंडिविजुअल के डीएनए वो कंबाइन होते हैं और वो फॉर्म करते हैं जायगोट, और जायगोट से फॉर्म होता है फिर न्यू इंडिविजुअल। तो इसमें वेरिएशन ज्यादा होगी। हमने वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, क्योंकि वो अलाउ करते हैं अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम कह सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, तो इसमें वेरिएशन ज्यादा होता है और इवोल्यूशन और अडेप्टेशन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पीशीज हैं वो लॉन्ग सर्वाइव करती है। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावर्स के कितने पार्ट्स। फर्स्ट पेटल, सेकंड सेपल, थर्ड आया हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तीनों के तीनों मिलके बनाते हैं पिस्टल, एंड फिर आया हमारा फिलामेंट एंड एंथर, दोनों मिलके बनाते हैं स्टेमन। इसमें पेटल एंड सेपल जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है, और पिस्टल एंड स्टेमन जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनको लर्न हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। पेटल तो सबको पता है, पत्तियां, फूल की पत्तियां। सेपल इज फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए जो आता है वो सेपल। एंड स्टेमन में लास्ट में देखो MEN, मैन लिखा हुआ है, मीन्स ये स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसमें आते हैं एंथर एंड फिलामेंट। एंथर हर एंड को फिलम में मैन का रोल मिला है, कुछ ऐसे करके आप रिमेम्बर कर सकते। फिर आया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टल। फर्स्ट पार्ट है स्टेमन, उसमें ऑलरेडी मैन है, तो उसको आप वैसे भी रिमेम्बर कर सकते हो कि जो दूसरा है पिस्टल वो फीमेल ही होगा। और इसका सेकंड ट्रिक ये भी है कि पिस्टल गन को भी कहते हैं, तो गन से जो गोली निकलती है वो हमेशा फीमेल ही होती है, मतलब कि निकलती बोलते हैं हम उसको, निकलता नहीं बोलते कब। तो आप उस वे में भी याद कर सकते हो कि पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टल के क्या क्या पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी तो हर किसी को पता होता है। स्टाइल जो है फीमेल जो होती है वो जब भी मैरिज में जाएंगी या किसी फंक्शन में जाती हैं तो वो सबसे ज़्यादा खुद को स्टाइल करती हैं, मतलब हेयर स्टाइल बनाती हैं, मेकअप वगैरह करती हैं, क्योंकि उनको स्टिग्मा रहता है, सोशल स्टिग्मा, कि लोग क्या बोलेंगे कि इसने कपड़े कैसे पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है, कैसी पहनी है। तो फीमेल जो होती है उनको ज़्यादा सोशल स्टिग्मा होता है। मेल तो बेचारे कुछ भी, वो एक ब्लैक सूट पहन के चले जाते हैं। पेटल सबको पता होता है, पत्तियाँ। सेपल इज फॉर सपोर्ट। स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हर एंड ने फिल्म में मैन का रोल किया।
पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गन से जो गोली निकलती है वो फीमेल ही होती है। एंड इसके पार्ट्स हैं ओवरी, और फीमेल जब मैरिज में जाती है तो सबसे ज्यादा स्टाइल करती है, और उनको स्टिग्मा रहता है कि लोग क्या बोल। बोथ स्टेमन एंड पिस्टल में जर्म सेल होते हैं। अब फ्लावर होते हैं 2 टाइप्स के, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक फ्लावर में या तो स्टेमेन होगा या पिस्टल होगा, मीन्स या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब बाय मीन्स दोनों, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों स्टेमेन एंड पिस्टल दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है पपाया एंड वाटरमेलन। इसकी लर्निंग ट्रिक है, पापा आया एंड वाटरमेलन लेके आया। पापा मीन्स ओनली वन सेक्स इन्वॉल्व है इसमें, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। अब याद करो DDLJ में जब शाहरुख खान एंड काजोल मिलते थे वो हमेशा मस्टर्ड के खेत में मिलते थे। तो आप ये सीन रिवाइज करो कि वो मिल रहे हैं, वहाँ पे हिबिस्कस के भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे 2 सेक्स इन्वॉल्व है, मीन्स मेल एंड फीमेल। मस्टर्ड एंड हिबिस्कस इज एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हम स्टेमन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। हर एंड को फिलम में मैन का रोल मिला। ये प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स जो कि येलो कलर के होते हैं, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये बड़े स्टिकी से होते हैं, अगर आप हाथ लगाओगे तो आपके हैंड येलो येलो से हो जाएंगे। और इन पोलन ग्रेन्स में होता है मेल जर्म्स। मेल जर्म सेल तक तो हम पहुंच गए। अब देखते हैं कि फीमेल जर्म सेल का। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सिग्मा होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, दैट इज टर्मिनल पार्ट जो कि स्टिकी होता है थोड़ा सा। एंड स्टाइल हो गया मिडल वाला पार्ट, एंड ओवरी है लास्ट का बॉटम पार्ट। ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स में होते हैं एग सेल, दैट इज फीमेल जर्म सेल। हमें दोनों मिल गए, मेल जर्म सेल कहाँ होते हैं और फीमेल जर्म सेल कहाँ होते हैं। अब देखते हैं कि ये इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन्स को पहले फीमेल तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये 2 टाइप के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, सेम ही फ्लावर में जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाए तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किस फ्लावर में होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होंगे, इसमें बोथ स्टेमन एंड पिस्टल प्रेजेंट है। तो ये देखो एजेंट सेम ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उठा के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रख देता है। सेकेंड है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पोलन ग्रेन्स वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, एनिमल, वाटर एक्सेट्रा। अब पोलन ग्रेन पहुंच गए हैं स्टिग्मा पे। अब जो है मेल जर्म सेल को फीमेल जर्म सेल तक पहुंचना है, जिसके लिए पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलेगी जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब के थ्रू मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल के पास जाएगा, फिर मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल में फ्यूजन होगा। इस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होगा जाइगोट। जाइगोट ही एक न्यू प्लांट को बनाएगा। जाइगोट क्या होगा, जाइगोट एक सेल है, ठीक है। अब वो बार बार डिवाइड करेगा, डिवाइड कर करके वो बनाएगा एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर ही। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद क्या क्या होता है, लेट्स ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी फ्रूट बन जाएगी, पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा अब इनका कोई काम नहीं है, तो वो गिर जाएंगे। ये देखो आप, इसमें ऑलमोस्ट फ्रूट निकल आया है हमारा, और फ्लावर जो है वो गिरने वाला है। सीड में क्या होता है, वो फ्यूचर प्लांट होता है, वो तो आपको पता ही है कि सीड से ही प्लांट प्रोड्यूस होता है। जब सीड को अप्रोप्रिएट कंडीशन मिल जाएगी तो वो जर्मिनेट करेगा और एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस। ये रेडिकल निकला, ये रूट फॉर्म करेगा, और ये प्लूम्यूल निकला, ये शूट फॉर्म करेगा, और ये देखो कैसे प्लांट बन गया। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। एक होती है जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें बॉडी लार्ज हो जाती है, हाइट इंक्रीज होती है, मिल्क टीथ गिर जाते हैं, न्यू वन आ जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब स्टार्ट हो जाती है सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ बॉडी। मीन्स इस टाइम के बाद जो है वो हाइट बहुत कम बढ़ेगी। आप देखो जैसे फर्स्ट एक छोटू सा बेबी है, वो कैसे जल्दी 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 इसकी हाइट बढ़ रही है। और जब टीनेज ईयर्स में सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ बॉडी स्टार्ट हो जाती है तो जनरल ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, जैसे कि हाइट बढ़नी कम हो जाती है। ये टाइम कब आता है? अर्ली टीनेज ईयर्स। इस पीरियड को कहते हैं प्यूबर्टी। इसमें बॉडीज में कुछ डिफरेंट चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉय एंड गर्ल में सेम से होते हैं। थिक हेयर की ग्रोथ होती है कुछ पार्ट्स पे, फॉर एग्जांपल आर्मपिट पे एंड जेनिटल एरिया पे, और थिन हेयर्स भी आते हैं लेग पे, आर्म पे, फेस पे। स्किन ऑयली हो जाती है, पिंपल्स आने लग जाते हैं। इस एज में बच्चे कॉन्शियस होने स्टार्ट हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेके, और दूसरों को भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। कुछ चेंजेस जो होती है वो गर्ल्स में डिफरेंट होती है एंड बॉयज़ में डिफरेंट होती है। गर्ल्स में जैसे ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है,
निपल्स वाली स्किन डार्क होने लग जाती है, गर्ल्स को पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज़ में क्या-क्या चेंजेस होते हैं, थिक हेयर ग्रो हो जाते हैं फेस पे, पेनिस ओकेजनली एनलार्ज एंड इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वॉइस क्रैक होनी स्टार्ट हो जाती है। बट आप देखो कि ये सारे चेंजेस जो होते हैं ना बहुत धीरे-धीरे होते हैं, एकदम से नहीं। आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपके बियर्ड आए हुए होंगे, नो, पहले तो कुछ थोड़े-थोड़े से बाल आएंगे, फिर धीरे-धीरे पूरा फेस कवर होएगा। और ये जो चेंजेस हैं हर एक पर्सन में डिफरेंट टाइम पे आते हैं। किसी को 14 ईयर्स में आने स्टार्ट हो जाएंगे, किसी को 16 ईयर्स में आने स्टार्ट होएंगे। और ये चेंजेस हर किसी में डिफरेंट भी होते हैं, किसी को ज़्यादा हेयर आएंगे, किसी को कम हेयर आएंगे। ये सारे चेंजेस जो है वो शो करते हैं कि बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट हो गई है। सेक्सुअली मैच्योर होना मीन्स कि बॉडी जो है वो स्पेशल टिश्यू डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि जर्म सेल क्रिएट होंगे और जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट, जो कि जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस लोकेटेड कहाँ होता है, वो स्क्रोटम में लोकेटेड होता है आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि जो जर्म सेल ये प्रोड्यूस करता है उसके लिए टेम्परेचर चाहिए लेस देन बॉडी टेम्परेचर, इसलिए वो उसको अलग से बॉडी के आउटसाइड रखता है और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन करता है। फंक्शन क्या है टेस्टिस का? सबसे पहले तो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करना। मेल जर्म सेल को हम स्पर्म या मेल गैमेट भी बोलते हैं। स्पर्म होते क्या है, ये छोटी सी बॉडी होती है और नीचे एक टेल होती है जिससे जो उसको मोटाइल बनाती है। एंड सेकेंड फंक्शन टेस्टिस का होता है, वो सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को रेगुलेट करता है। एंड जो चेंजेस बॉयज में आते हैं वो इसी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। सेकेंड पोर्शन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि डिलीवर करता है जर्म सेल को टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म की डिलीवरी कहाँ से होती है, इसमें देखो एक पाइप सी निकल रही है, उसको कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है, जो कि आगे जाके यूनाइट हो जाती है यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। आप देखो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाता है। वास डिफरेंस भी यूरेथ्रा में ही जाके कनेक्ट होता है। मीन्स यूरिन एंड स्पर्म के लिए एक ही पैसेज है बाहर निकलने का, दैट इज यूरेथ्रा। अब 2 ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। ये दोनों जो है वो कुछ सिक्रीशन वाइट फ्लूइड सा निकालते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है एंड ये फ्लूइड जो है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट, स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और वास डिफरेंस से होता हुआ वो यूरेथ्रा में जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। और स्पर्म की हेल्प करते हैं फ्लूइड जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल से निकले हुए होते हैं एंड वो फ्लूइड जो है स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कुछ इस तरीके से रिमेम्बर कर सकते हैं। टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को स्क्रू करने के लिए एक सरप्राइज टेस्ट रखा, जिसमें उसने वास के ऊपर डिफरेंस लिखने को बोला एंड यूरिया के ऊपर थोड़ी लाइंस लिखने को बोली, और जो भी सबसे अच्छा लिखेगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा और उसको पूरा स्टेट एज प्राइज मिलेगा। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें 2 ओवरी होती हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं फीमेल जर्म सेल, जिसको हम एग या ओवम भी कहते हैं। ओवरीज में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ये एग्स धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और 1 एग एवरी मंथ ओवरी प्रोड्यूस करती है। फिर सेकेंड पार्ट है हमारा ओविडक्ट, जिसके थ्रू एग बाहर निकलता है, इसको फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फिर फिलोपियन ट्यूब के बाद आता है हमारा यूटेरस, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और यूटेरस जो है वो वजाइना में ओपन होता है और इसके ओपनिंग को कहते हैं सर्विक्स। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन होता कैसे। हमने देख लिया मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब मेल जर्म सेल को फीमेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज होना है, उसके लिए मेल जर्म सेल को फीमेल जर्म सेल के पास पहुंचना होगा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल। ये कैसे कैसे हो सकता है? फर्स्ट, एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। जैसे हमने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या हो रहा था, जर्म सेल एक फ्लावर में प्रोड्यूस हो रहा था और फिर वो पॉलिनेशन की हेल्प से फीमेल जर्म सेल के पास पहुंच रहा था। सेकेंड होता है इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल। इसमें क्या होते हैं, 2 इंडिविजुअल अपनी बॉडीज को ज्वाइन करते हैं और जो जर्म सेल रिलीज होता है वो इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ही होता है और इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन की जरूरत होती है, सच एज पेनिस, जब वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। पेनिस के थ्रू स्पर्म्स जो हैं वो वजाइना में एंटर करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर स्पर्म ओविडक्ट की साइड ट्रेवल करते हैं और उधर ओवरी से एग भी निकल के ओविडक्ट में आता है। यहाँ पे स्पर्म एंड एग फ्यूज होके जायगोट बनाते हैं और वो जायगोट जो है
वो डिवाइड होता जाता है और एम्ब्रियो फॉर्म करके वो यूट्रस की लाइन में इम्प्लांट हो जाता है। यूट्रस क्या है? ये थिक लाइनिंग होती है जिसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है जो कि नरिश करता है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो ग्रो करता रहता है और वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखो फीटस कैसे बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरेस्टिंग ना? जब एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट हो रहा है या फीटस जैसे बेबी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए। न्यूट्रिशन मिलता कैसे है? वो मदर की ब्लड से मिलता है। एक स्पेशल टिश्यू होता है प्लेसेंटा, जो कि यूट्रस की वॉल पे लगा होता है। वो डिस्क जैसा होता है और वो यूट्रस की वॉल पे लगा होता है। इसमें विलाई जैसी फॉर्मेशन होती है एंड प्लेसेंटा की अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस से कनेक्टेड होता है, जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन एम्ब्रियो को पास करता है और प्लेसेंटा एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल भी रिमूव करता है। और आप सबको तो पता है कि 9 मंथ्स लग जाते हैं चाइल्ड को डेवलप करने में मदर्स की बॉडी में। अब देखते हैं कि एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होता है। जैसे हमने पहले देखा था कि ओवरी हर मंथ एक एग रिलीज करती है और साथ के साथ यूट्रस भी खुद को प्रिपेयर करता है। उसकी जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है सो दैट वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सके। तो ये काम तो हो गया, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर क्या होगा? जो ये थिक लाइन यूट्रस में डेवलप हुई है वो धीरे धीरे ब्रेक करनी शुरू कर देगी और ये ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में वजाइना से बाहर निकल आएगी। और ये प्रोसेस हर मंथ होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ओवरी हर मंथ एक एग प्रोड्यूस कर रही है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसको पीरियड्स भी बोलते हैं। ये यूजुअली 2 to 8 days तक होता है। What is reproductive health? Reproductive system and its function and process से related जो चीजें हैं वो physically, mentally and socially well होनी चाहिए। Means body and mind ready होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, तभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव हो पाएगी। फर्दर क्लासेस में हम इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट STD, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वो डिजीजेस जो सेक्सुअल एक्ट के टाइम ट्रांसमिट होती है उसको कहते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये 2 टाइप्स की होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसका एग्जाम्पल है गोनोरिया एंड सिफिलिस, एंड वायरल इन्फेक्शन जिसका एग्जाम्पल है HIV, एड्स एंड वार्ड। बट इनको प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे? बाय यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। वो मेथड्स जिसको यूज करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल बैरियर, मीन्स एक बैरियर लगा दिया जाएगा सो दैट स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच ही ना पाए। फॉर एग्जांपल कॉन्डम, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होते हैं। सेकेंड केमिकल बैरियर, इसमें हार्मोनल बैलेंस किया जाएगा सो दैट एग्स रिलीज ही ना हो एंड फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। फिर इसमें पिल्स लिए जाते हैं बट इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। थर्ड है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस जैसे कि लूप एंड कॉपर टी यूज किए जाते हैं, यूट्रस में प्लेस किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फोर्थ है हमारा सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है, माइनर सर्जरी करी जाती है जिसमें फर्स्ट है वैसेक्टोमी, ये मेल के लिए होता है। हमने देखा था टेस्टिस से स्पर्म वास डिफरेंस के थ्रू ट्रेवल करता है, तो अगर वास डिफरेंस को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्पर्म ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, या तो कट कर दिया जाता है या उसको सील कर दिया जाता है। सेकेंड है ट्यूबेक्टोमी, ये फीमेल के लिए होता है। हमने देखा था कि एग फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है। अगर हम फेलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दें, कट कर दें या सील कर दें तो एग जो है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड प्लीज कमेंट करके बताएं कि जो लर्निंग ट्रिक्स है वो आपको हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, सो दैट मैं आगे वीडियोस में उसको कंटिन्यू करूं या ना करूं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।